सुंदरगढ़ एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव था। गांव की सुंदरता देखते आंखें नहीं थकती थीं। गांव में सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहा करते थे। इस गांव में भोला अपनी पत्नी और एक 9 वर्ष के बेटे के साथ रहा करता था। भोला खेती करता, जिससे कि उनका गुजारा हो रहा था। अरे शांति, जल्दी से खाना बांध दो। मुझे खेत पर जाने के लिए ऐसे भी देर हो रही है। और राहुल अभी सोकर उठा है या नहीं? ये लीजिए, आज मैंने आपकी मनपसंद गोभी की सब्जी रखी है। अब ये मत कहना कि तुम मेरे पसंद की चीज नहीं बनाती हो। वाह वाह, क्या बात है। गोभी की सब्जी की सुगंध तो बहुत ही अच्छी आ रही है। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मुझे वैसे भी काफी देर हो चुकी है। इसके बाद भोला कुदाल लेकर अपने खेत की ओर निकल जाता है। रास्ते में भोला को उसके दो दोस्त शंकर और संतोष मिल जाते हैं। अरे भोला भाई, आज खेत पर जाने के लिए काफी देर हो गई। क्या बात है? आज भाभी ने खाना देर से बनाया था क्या? हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही समझे। लेकिन तुम दोनों यहाँ पर खड़े होकर क्या चर्चा कर रहे हो? तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें काम पर जाना है, लेकिन इस बार गांव में जोड़ों की ठंड पड़ने वाली है, तो हम दोनों बस उसी पर चर्चा कर रहे थे। ठंड तो हर साल गिरती है, तो इस बार इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है? कहीं तुम दोनों इस बात के लिए चिंता तो नहीं कर रहे हो कि तुम्हें ठंड में नहाना पड़ेगा? अरे नहीं भोला भाई, इस बार हमें ऐसा सुनने में आया है कि इस बार गांव में खून जमा देने वाली ठंड गिरेगी। तुम्हें तो पता ही होगा, पिछले वर्ष ठंड के कारण गांव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी, और इस बार तो पिछली बार से भी ज्यादा ठंड गिरने वाली है। और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम मोटे मोटे कंबल और रजाई खरीद सकें। मुझे तो बस अपने परिवार की चिंता है। पिछली सर्दी हमने बहुत ही मुश्किल से बिताई थी। पता नहीं इस बार क्या होगा। मुझे तो अभी से ही बहुत डर लग रहा है। अच्छा, तो ऐसी बात है। अभी तो इस समस्या का समाधान मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हम इसके बारे में सोचेंगे। अभी मैं खेत पर चलता हूं, मुझे बहुत ही काम है और मुझे पहले से ही काफी देर हो चुकी है। भोला खेतों में काम कर रहा था। तभी उसे ठंड से बचने और बहुत सारा पैसा कमाने की एक तरकीब दिखाई देती है। भोला मन ही मन में कहता है, इस बार बहुत ज्यादा ठंड गिरने वाली है। सारे गांव का हाल बेहाल हो जाएगा। क्यों ना मैं जंगल से लकड़ियां काट कर जमा कर लूं, और जब कड़क की सर्दी गिरेगी तो मैं उन्हें अच्छी कीमतों पर बेचूंगा। अगर मेरा ये उपाय सफल हुआ तो मेरे पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाएगा, और फिर शायद मेरी गरीबी के दिन भी खत्म हो जाएं। फिर भोला कुदाल लेकर घर की ओर निकल जाता है। अजी, क्या बात है? आज आप खेत से बहुत जल्दी लौट आए। कोई समस्या है क्या, या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे नहीं भाग्यवान, जब मैं खेत पर जा रहा था तब शंकर और संतोष से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि इस बार गांव में कड़ाके की ठंड गिरेगी। इसीलिए मेरे मन में एक योजना आई है कि मैं जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर इकट्ठा कर लूं, और जब खून जमा देने वाली ठंड गिरे तब मैं उन्हें बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊं। हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। हम ये कर तो सकते हैं। मानना पड़ेगा भोला जी, आपका दिमाग तो मेरी जुबान से भी तेज चलता है। हाँ हाँ ठीक है। अब मैं जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जा रहा हूं, और तुम ये बात किसी को भी मत बताना, नहीं तो हमारे सारे की किराए पर पानी फिर जाएगा। नहीं नहीं जी, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। मैं इस बात को खाने की तरह ही पचा लूंगी। दोनों हंसने लग जाते हैं। भोला कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए निकल जाता है। अरे ये क्या बात है, यहाँ तो बहुत सारे सूखे पेड़ हैं। मैं अब लकड़ियां काटना शुरू करता हूँ। बहन, क्या तुम जानती हो, इस बार जंगल में कड़ाके की ठंड गिरने वाली है। मुझे तो बहुत ही चिंता हो रही है। मैं सब जानती हूँ। तुम्हें किस चीज की चिंता हो रही है? तुम वैसे भी 2-3 दिन में एक बार नहाती हो, और जब ठंड आती है तो 15 से 20 दिन में एक बार। हाँ, यह बात तो सही है। बस एक ही समस्या है कि तुम्हारे शरीर से बदबू बहुत आती है। इसलिए सुंदर दिखने के साथ साथ कभी कभी नहा भी लेना चाहिए। हाँ हाँ, जैसे कि तुम हर दिन नहाती हो। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, दूसरों को बुरा कहने से पहले खुद के गिरेबान में झांक लेना चाहिए।
ठीक है, तुम दोनों ही सुंदर हो और हर रोज नहाती हो। अब लड़ाई करना बंद करो और यह सोचो कि इस बार ठंड से कैसे बचा जाए, नहीं तो हम सबकी कुल्फी जम जाएगी। बचने का तो बस एक ही उपाय है, कंबल के अंदर रहो और पानी से दूर रहो। दूसरी ओर भोला हर रोज जंगल जाता और ढेर सारी सूखी लकड़ियां काट कर लाता। एक दिन सुबह जब कुल्हाड़ी लेकर भोला लकड़ी काटने के लिए जा रहा था, तभी उसे शंकर और संतोष रोक लेते हैं। अरे भोला भाई, तुम ढेर सारी सूखी लकड़ियां हर रोज काट कर क्यों ला रहे हो? अरे भाई, तुम तो जानते ही हो कि मेरी पत्नी को खाना बनाने का कितना शौक है। वह हर रोज तरह तरह के पकवान बनाती है, जिसके कारण काफी सारी लकड़ियां चूल्हा जलाने के लिए लग जाती हैं। इसीलिए मुझे हर रोज लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाना पड़ता है। लेकिन भोला भाई, हमें तो यह पहली बार पता लगा कि तुम्हारी पत्नी खाना बनाने की शौकीन है। हमने पहले ऐसा कभी नहीं सुना। है फिलहाल छोड़ो, तुम कह रहे होंगे तो सही ही होगा। शंकर और संतोष को भोला की बात सुनकर कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन उन्होंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूं। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। भोला जंगल जाता और सूखी लकड़ियां काट कर लाता है। अब उसके पास बहुत सारी लकड़ियों का भंडार हो गया था। भोला अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा देता है, जिसमें 1 किलो लकड़ी की कीमत 20 रुपए लिखी थी। जब सभी गांव वाले वह बोर्ड देखते हैं, तो उन्हें भोला की सारी चतुराई का पता चल जाता है। तब गांव वाले कहते हैं, भोला ने बहुत ही चतुराई दिखाई है। वह जंगल से फ्री में लकड़ियां काट कर हमें 20 रुपए किलो बेच रहा है। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें तो तभी उस पर शक हो गया था। अरे तो अब इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? भोला से 20 रुपए किलो लकड़ी खरीदने से बढ़िया है कि हम सभी कल जंगल जाएंगे और हम भी सूखी लकड़ियां काट कर लेकर आएंगे। ये बात जब भोला को पता चलती है, तो वह चिंता में पड़ जाता है। अरे भाग्यवान, क्या तुमने सुना? गांव के लोग कल सूखी लकड़ियां काटने के लिए जंगल जा रहे हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि कल गांव वाले लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाए ही ना पाए। कुछ ही देर बाद रात हो जाती है। रात में ठंड के साथ साथ आसमान में काले बादल छा जाते हैं और कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश के कारण सारे पेड़ पौधे गीले हो जाते हैं। सुबह होने तक बारिश रुक जाती है। शांति कहती है, अजी देखिए, लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। अब मैं लकड़ियां 20 रुपए किलो नहीं बल्कि 30 रुपए किलो बेचूंगा। नहीं नहीं, आप 20 रुपए किलो ही लकड़ियां बेचो। लेकिन भोला नहीं मानता। भोला बोर्ड बदल देता है। गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है। एक बुजुर्ग महिला भोला के पास आती है और कहती है, बेटा, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। मुझे थोड़ी लकड़ी दे दो, नहीं तो मैं ठंड से मर जाऊं। मेरे पास मुफ्त देने के लिए कुछ नहीं है, आप चली जाएं यहां से। बुजुर्ग महिला चली जाती है। अगले दिन भोला दूसरे गांव चला जाता है। भोला अपनी पत्नी से कहता है, किसी को भी मुफ्त में लकड़ी मत देना, चाहे ठंड सो कोई मर क्यों ना जाए। ठंड बढ़ते ही भोला दूसरे गांवों में जाकर लकड़ियां बेचने लगा। कड़ाके की सर्दी के कारण हर गांव में लकड़ियों की भारी मांग थी। भोला अपनी लकड़ियां अच्छे दामों पर बेच रहा था। पहली बार उसके हाथ में ज्यादा पैसे आए थे। उसके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसी समय उसके घर पर क्या होने वाला है। इधर सुंदरगढ़ में ठंड अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। शांति घर के बाहर बैठकर आग ताप रही थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि शरीर कांप रहा था। घर के अंदर राहुल बैठा हुआ था। उसे बहुत ठंड लग रही थी। उसके छोटे छोटे हाथ और पैर ठंड से सुन्न हो चुके थे। ठंडी हवा के तेज झोंकों के साथ आग की चिंगारियां उड़ने लगी। कुछ चिंगारियां पास में पड़े सूखे पत्तों और भूसे पर गिर गईं। धीरे धीरे आग भड़कने लगी। शांति का ध्यान कुछ पल के लिए भटक गया। कुछ ही देर में आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। घर के अंदर धुआं भर गया। राहुल घर के अंदर ही फंसा रह गया। आग और धुएं के बीच वह खुद को बचा नहीं सका। उधर शाम को लकड़ियां बेचकर भोला अपने गांव लौट रहा था।
रास्ते में उसने अपने गांव की तरफ से धुआं उठते देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस आग में भोला का बेटा राहुल जलकर मर चुका था। कुछ ही घंटों में घर जलकर राख में बदल गया। शांति ने रोते रोते भोला को सारी बात बताई। यह सुनकर भोला टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। जिस लालच में वह धन कमाने निकला था, उसी लालच ने उससे उसका बेटा और उसका घर छीन लिया। भोला को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब पछतावे के सिवा कुछ भी शेष नहीं था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच इंसान से उसका विवेक छीन लेता है। जब मनुष्य दूसरों की मजबूरी को अपना लाभ बनाने लगता है, तो वही लालच एक दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाता है।